Hello, my lovely students of class 12 psychology. I know very well आप लोगों के पास बहुत कम टाइम रह गया है साइकोलॉजी के लिए। एज 5 मार्च बहुत ज्यादा दूर नहीं है और होली का भी टाइम है। तो बेटर है कि आप बहुत जल्दी शुरू करें। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना समराइज वे में चैप्टर हो सके और फिर चैप्टर के अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप कर ले, क्विक रिवीजन आपकी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बेसिकली मैंने थ्योरीज को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। जब हम थ्योरीज की बात करेंगे, सबसे पहले आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच बेसिकली रिलेटेड टू योर आईक्यू। व्हाट इज आईक्यू नाउ? आईक्यू इज समथिंग विच मेजर्स इन विच फील्ड और विच कैपेबिलिटी यू आर मोर कैपेबल। किस चीज में आप ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे हैं। दैट मेजर्स द इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड आईक्यू। नाउ आईक्यू के ऊपर का सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं वो है स्पेरमैन, थर्स्टोन, गलफ्रेड, कैटल एंड हॉर्न। आईक्यू क्या मेजर करता है? जैसे मैंने भी बताया आपका, हाउ मच इंटेलिजेंस अ पर्सन हैज, कितनी इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा अगर आपका हाई आईक्यू है तो आप हर चीज में बहुत अच्छे हैं। नो, इट इज जस्ट लाइक किस फील्ड में, किस चीज में आप ज्यादा बेटर है। बात आते हैं हम उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेसिकली आपका काम करता है मेंटल प्रोसेस। व्हाट इज मेंटल प्रोसेस? इट इज आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको आप प्रोसेस कैसे कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। क्योंकि हर किसी के समझने की जो कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज डिफरेंट। मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी। अब आपके दिमाग में क्या प्रोसेस किया किसी इंफॉर्मेशन को, दैट डिपेंड्स ऑन अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। इट मीन्स आप किसी चीज को कितना ध्यान से सुन रहे हो, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको अपनी मेमोरी मेमोरी में स्टोर कर पा रहे हो, किसी चीज की सॉल्यूशन को आप कितनी जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं, एंड किसी भी चीज तक आप कितनी जल्दी, कितनी क्विकली आप रिजॉल्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दैट इज ऑल इट कम्स इनटू द मेंटल प्रोसेस। इसका मतलब है हाउ इंटेलिजेंस वो, आपका जो इंटेलिजेंस आपके पास है वो एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसके आगे हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज की, जिसमें सबसे पहले आता है यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी, विच इज गिवन बाय अल्फ्रेड बाइनेट। अब अल्फ्रेड बाइनेट ने जो काम किया है दैट इज बिना किसी पेपर, सिंगल जनरल एबिलिटी इट मीन्स उन्होंने एबिलिटीज को अलग अलग ना करके बताया कि ओवरऑल एक ही है। आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, दैट इज द इन अ सिंगल मैनर। सो ये एक जनरलाइज वे में उन्होंने बताया। लेकिन आगे टू फैक्टर थ्योरी में चार्ल्स स्पेरमैन कहते हैं कि इंटेलिजेंस को हम एक ही फैक्टर पे डिफाइन नहीं कर सकते। देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ, वन इज द जी फैक्टर विच इज अ जनरल कॉमन टास्क, कि हर कोई उस टास्क को एक तरीके से ही करेगा। एंड एस फैक्टर विच इज अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस विच इज कि आप किस तरीके से एक पर्सन काम को कर रहा है, उसी काम को कोई दूसरा पर्सन किसी और तरीके से कर रहा है। कोई बहुत जल्दी कर लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेके करता है, कोई बस काम खत्म कर देता है, कोई बहुत ब्यूटीफुली काम खत्म करता है। सो दैट इज द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच इज गिवन बाय थर्नस्टोन। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी है। इट मीन्स इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही तरीके के नहीं है, बहुत सारे तरीके के हैं। उन्होंने इन 7 एबिलिटीज के अंदर काउंट किया है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पैटियल रिलेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड एंड रीजनिंग। अगर इन सबको हम इंक्लूड करें तो वर्बल आपको पता ही है, आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, कर पाते हैं, वर्ड की नॉलेज कितनी है, एजुकेशनल आप करेंगे, स्पेसिफिक वर्ड कुछ इतना अच्छा यूज करते हैं जो कि लगता है कि वाह, सुनने में मजा आ जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसकी अच्छी होगी वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करेगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी उसकी, स्पैडल में विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होगी, मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर कि वो किसी भी चीज को कितना क्विकली इतने स्किल्स को यूज कर पाता है जितने भी उसने सीखा है। परसेप्चुअल स्पीड वही है, कितना क्विकली वो सॉल्व कर पाता है। रीजनिंग, हाउ मोर कैपेबल यू आर किसी चीज का एनालाइज करने में, किसी चीज के रीजंस को समझने में,
So that is the reasoning. It's a group of independent abilities. नाउ इसी के अंदर आपका आ जाता है हिरारिकल थ्योरी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट. ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर ही आता है. सो सॉरी. सो हिरारिकल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो लेवल वन एंड लेवल वन के अंदर एसोसिएटिव लर्निंग, इट मीन्स द रूट मेमोरी जो आप बचपन से सीखते हैं. हम रिकॉग्नाइज करवाते हैं. सपोज बनाना, हमने बनाना दिखाया, फिर बनाना बी फॉर बनाना बच्चे को दिखाया, विजुअलाइजेशन करवाया. सो देयर स्टार्ट द विजुअलाइजेशन, लर्निंग द बेसिक थिंग्स, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. लेवल 2 के अंदर जो आपने अभी तक सीखा उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स मैनर में प्रेजेंट करें, जैसे ऐसे राइटिंग हो गया. पहले हमने बचपन में बच्चों को सिखाया कि एप्पल होता है, काव होता है, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होते हैं. फिर हम बच्चों को हम लिखने के लिए देते हैं कि आप इस पर काव के ऊपर ऐसे लिख के दिखाओ, डॉग के ऊपर ऐसे लिख के दिखाओ. सो कॉम्प्लेक्स. अब आपको मोर क्रिटिकल मैनर में सोचना पड़ेगा कि लेवल 1 के अंदर आपने बेसिक नॉलेज गैदर किया, उस बेसिक नॉलेज का कितना क्रिटिकली अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर पाते हो. दैट इज लेवल 2. Now, structure of intellect की बात करें, which is given by Girlfriend, and he has explained into 3 levels: operation, content, and the production. तो operation के अंदर basically आपकी cognition, वही चीज आप कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस थ्योरी को देखोगे या किसी भी थ्योरी को देखोगे, चाहे वो पर्सनालिटी की हो, इंटेलिजेंस की हो, यू विल ऑब्जर्व चीजें मैच करती होंगी. मैच क्यों करती होंगी? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचर तो कहीं ना कहीं आपका एक सिमिलर पैटर्न है, राइट. कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपका मैच करेगा. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा. तो ऑपरेशन इट मीन्स आपका कॉग्निशन, आपकी समझने की कैपेसिटी, आपका याद रखना, फिर उस याद रखने को, कंटेंट को आप कितना कितने अच्छे तरीके से आप यूज कर पाते हैं. बेसिकली कंटेंट्स इज बेसिकली जो आपने इंफॉर्मेशन लिया उसका इंटेलेक्चुअली कितना यूज कर पा रहे हैं, कितना विजुअलाइज है. कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आप जब सुन रहे हैं, हमारे 5 सेंसेस बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जो सबसे ज्यादा हम लर्न करते हैं, विच इज विजुअलाइजेशन. सेकंड इज ऑडिटरी एंड थर्ड इज द काइनेस्थेटिक. अगर हम तीनों का ही इस्तेमाल करके रखें तो वो हमारी हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो हम रेयरली ही भूलते हैं उस चीज को. सो उसको आप कितने अच्छे तरीके से आपने स्टोर किया और फिर उसको जब जरूरत पड़ी आपने उसको यूज कर लिया. Now product in which the process represents, यानी जब जब आपको जरूरत पड़ी एक इंफॉर्मेशन, आप एक ही जगह यूज नहीं कर रहे हो उसको, कॉम्प्लेक्स मैनर में कई तरीके से, इन अ डिफरेंट डिफरेंट मैनर यू आर एबल टू यूज. कब आपको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ और है उसको कहीं और आप रिलेट कर रहे हो. नो, यू नो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. यू आर एबल टू रिलेट एंड यू नो हाउ टू यूज इट. इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है, और जिसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आती है वो उतनी ज्यादा कमांडिंग हो जाता है, उतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाता है. सो अगेन इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एबिलिटीज. अब हम बात करते हैं न्यू मॉडर्न एबिलिटीज की, विच इज द न्यू. न्यू मॉडर्न एबिलिटीज, या फिर हम इसको बोले मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. तो फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर. हार्वर्ड गार्डनर ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जैसे थर्नस्टोन ने 7 स्टेजेस बताए थे, वैसे ही हार्वर्ड गार्डनर ने 8 स्टेजेस बताए हैं. बहुत सारी चीजें उसमें सिमिलर है, जैसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के लिए हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल हमने उनमें भी देखा था, स्पैटियल हमने देखा था. म्यूजिकल वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक पर्सन म्यूजिक, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का ड्रम बजाना बहुत अच्छा आ सकता है. तो दैट इज द म्यूजिकल, कि वो किसी भी चीज में म्यूजिक फाइंड आउट कर सकते हैं. बॉडीली काइनेस्थेटिक विच इज द पर्सन हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी ऑफ बॉडीली. जिम्नास्टिक हो गए, जो जिम्नास्ट होते हैं, डांसर्स होते हैं, योगा जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इट मीन्स द बॉडीली बहुत स्ट्रांग होते हैं. इंटरपर्सनल, बेसिकली यू आर एबल टू मेक द गुड रिलेशन विद अदर्स. इंटरपर्सन, यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, आपका खुद से रिलेशन बहुत अच्छा है. नेचुरलिस्टिक, इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट और यू आर मोर टूवर्ड्स नेचर.
आप बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, तो जिनका इनमें बहुत अच्छा होगा वो इनके टुवर्ड्स बहुत इंक्लाइंड होंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम करियर भी इस हिसाब से चूज करते हैं कि किसकी कैपेबिलिटी किसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल choose the career. So basically, each person has a unique combination of intelligence as per the Gartner. अब हम बात करते हैं ट्रैजिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इट मींस द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और वो कहते हैं कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, शेप करते हैं, एंड देन सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस एनवायरनमेंट में कैसा क्या बिहेव करना है। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल के अंदर आपका आता है मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस एंड द नॉलेज एक्विजिशन। सो अगर हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इससे एनालिटिकल, एनालिटिकल जब भी हम एनालिटिकल के वर्ड यूज करेंगे, सो विच इज रिलेटेड विद द कॉग्निटिव ब्रेन। तो कॉग्निटिव ब्रेन जो आपका रीजनिंग पे काम करता है, एनालाइज करता है चीजों को, इसके पीछे क्या, क्यों, किस लिए, किस तरीके से हुआ, एवरीथिंग। सो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एकेडमिक्स। उसका आईक्यू जब इसमें हाई होगा, वो बहुत ज्यादा स्टडीज में बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, रीजनिंग बहुत अच्छी कर सकता है। उसके 3 पार्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे भी मैंने बताया आपको। मेटा कंपोनेंट विच इज द पर्सन इज वेरी गुड प्लानर, परफॉर्मेंस, क्योंकि प्लान अच्छा कर रहा है तो एग्जीक्यूट भी अच्छा कर पाएगा। ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ लोग प्लान बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन अगर उस पर्सन की एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है तो पर्सन मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग भी अच्छी करेगा और एग्जीक्यूशन भी अच्छी करेगा। और उसकी जो नॉलेज होगी वो नई 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 चीजों को इंक्लूड करता चला जाएगा। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें क्रिएटिवनेस यानी कि जो उसने सीखा हुआ है उसको और कितने अच्छे तरीके से वो कर सकता है, या तो कुछ नया क्रिएट कर देना, या फिर जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या नया हो सकता है, दैट इज द क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, विच इज द प्रैक्टिकल लाइफ, यानी डेली लाइफ में जो आपकी एक्सपीरियंसेस है आप उसको कितने बेटर तरीके से यूज कर पाते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। Now, let's come to the next, the past model of intelligence. Past model of intelligence given by a J.P. Das, Negri, and the Kirby, and he has created this theory on the basis of the neuropsychological theory. Past को अगर हम define करें, so P stands for planning, A attention, S simultaneously, and S again successive. So planning is basically think, decide, and solve the problem. सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक, कोई चीज आपके सामने आई, आपने उसको कैसे किया, उसमें गोल सेटिंग हो गई, आपकी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन हो गया, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस हो गया, सेल्फ कंट्रोल, इट मीन सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। सो दैट इज द प्लानिंग, आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। अटेंशन एंड अराउजल इज द फोकस एंड द मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन। आप बिल्कुल अवेयर हो कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे लिसनिंग केयरफुली इज द क्लास विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आप क्लास में टीचर आपको जो बता रही है आप कितना ध्यान से सुन पा रहे हो। अगर आपका अटेंशन बहुत अच्छा है उस टाइम पर आप सुन रहे हैं, तो आपको वो याद रहेगा, आपको बस एक बार जाके रिवाइज करना है एंड आप इजीली उसको याद कर सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था। Now, simultaneously processing, it means integrating a separate piece of information into the whole. रिलेशन यानी जितनी भी चीजें आपने सीखी उन सभी चीजों का इस्तेमाल आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, जब जहां जैसी जरूरत है। जैसे कि आपका विजुअल पावर बहुत अच्छा है सपोज, और आप कई बार मैप देखा था या बहुत साल पहले आप आए थे उस रास्ते से, और आप जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप एकदम से रिकॉल कर पा रहे हैं कि अच्छा इस रास्ते पर ये सिंबल था, मैं इस रास्ते से गया था या गई थी, तो आप उसको दोबारा से अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाते हैं, उस इंफॉर्मेशन का आप यूज कर पाते हैं। नाउ द सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज बेसिकली द स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर, यानी स्टेप बाय स्टेप आप उसको याद करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल मेंशन भी है कि रिमेम्बरिंग अ फोन नंबर इन ऑर्डर। हम फोन नंबर, वैसे भी आजकल तो फोन नंबर हम क्या ही याद करते हैं, सब कुछ फोन में एडेड है। तो बट अगर हम पहले की बात करें तो 10 नंबर 20 नंबर याद रखना इट वॉज वेरी कॉमन, और आज के टाइम में अगर 2 नंबर 4 नंबर भी याद रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। नाउ एक बहुत सिर्फ टेबल है वो आप देख सकते हैं, बाय द वे मैं ये आपका टेलीग्राम पे पेज है मनोविज्ञान से क्लास 12 के लिए, वहां पे ऑलरेडी शेयर्ड है, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ ओवर देयर। आपका बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो सकता है इससे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पीपल आर डिफरेंट,
हम अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं। और जब हम इतनी सारी वैरायटी हमारे पास होती है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर इंसान एक जैसा हो, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेस होता है दैट इज डिफरेंट। हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज को, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, कितना इंटेलिजेंसी आप उसको ले पा रहे हो और किस तरीके की इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हो, इंफॉर्मेशन अच्छी है या बुरी, बुरी से भी आप अच्छा क्या ले पा रहे हो, इट इज टोटली डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड द नर्चर, तो ये हेरिडिटी की बात करें कि उसमें इम्पैक्ट तो आपका देखो हेरिडिटी का पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ के साथ आपका नेचर का भी होगा। तो जैसे आपकी बुक में एग्जांपल भी है कि किस तरीके से जो ट्विन्स हैं उनको अलग अलग जगह पे रखा जाता है, उनके उनके जो इंटेलिजेंस है कैसे उनका डिफरेंस होता है। अगर वो साथ ब्रॉटअप किए गए हैं तो दे आर हाई प्रोबेबिलिटी कि उनकी जो इंटेलिजेंसी होगी वो सेम लेवल होगी। और अगर वो अलग अलग करे गए हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन उनका जो जेनेटिक फैक्टर होगा वो उनका कॉमन इंटेलिजेंस शो करेगा ही करेगा। सो ब्रेन स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर नर्चर की बात करें, जैसे भी मैंने बोला ही है कि उनको क्या फैसिलिटी हो सकता है, एक बच्चे को तो हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है एजुकेशनल, ताकि वो स्किलफुल हो सके, मोर स्किलफुल हो सके। और हो सकता है दूसरे बच्चे को एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसकी जो पहली नीड होगी वो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ना कि अपने एडवांस स्किल्स पर काम करना। तो वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी इंटेलिजेंसी कम है, इट इज जस्ट दैट कि उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। नाउ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब अगर हमें आईक्यू निकालना है तो आईक्यू के लिए वी ऑलरेडी नो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। सो एम ए इज मेंटल एज, सी ए इज क्रॉनिकल एज। अब इसमें भी अगर हम नॉर्मल कर्व की बात करेंगे तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एवरेज आईक्यू, दैट इज अ बेल शेप। ये हमेशा आपका इस तरीके से आपके बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन सी, वो हमेशा एक बेल शेप का बना रहेगा। दिस इज योर आईक्यू, यू हैव टू लर्न, यू मस्ट लर्न। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल टेस्ट, individual test, group test, performance test, verbal test. So all these things come under this. So मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इंडिविजुअल टेस्ट में अगर हम बात करें तो स्टैंड बाइनेट वेस्लर्स की थ्योरी हो जाती है आपका, वेस्लर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। और ग्रुप टेस्ट की अगर हम बात करें स्कूल्स के लिए, एंजाइटी टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट वी कैन यूज। वर्बल के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल एंड नॉन वर्बल में बेसिकली हम ये समझ लेते हैं, वर्बल जो है बेसिकली एक एजुकेटेड पर्सन जो कि उसको पढ़ भी पाएगा और प्रेजेंट कर पाएगा। नॉन वर्बल विच कैन बी यूज फॉर बोथ, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने लिखने की नहीं जरूरत होती है, उसमें बस आपको टास्क परफॉर्म करने होते हैं। कल्चर फेयर टेस्ट भी होते हैं जो कि हर कल्चर के अकॉर्डिंगली, कि हम किसी भी तरीके से कल्चरल बायसनेस ना आए उसके ऊपर। जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, वो टेस्ट ऐसा परफॉर्म किया गया है, बनाया गया है कि आपको परफॉर्म करना है, आप किसी भी कल्चर से आ रहे हैं दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस में वो चीज शो नहीं करेगी। सो दिस इज अ कल्चरल फेयर। अब हम ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी हैं। और इसके अलावा इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन की, हाँ इसमें हम बात कर लेते हैं एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इन जितने भी वेस्टर्न पार्ट लिया गया है इंटेलिजेंस को लेके, इसमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल कुछ तो है ही, इंडियन में और एड ऑन कर दिया गया है, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन, विजडम, हार्मनी, ये उसमें इंक्लूडेड है एज पर द इंडियन इंटेलिजेंस। सेल्फ कंट्रोल, ड्यूटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, social responsibility, all these things are included into as per the Indian perspective what is intelligence. So it includes overall personality development. कॉग्निटिव कैपेसिटी, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। सोशल कॉम्पिटेंसी ने कि सोशली आप कितने कैपेबल हो उसको डील आउट करने में, मिलने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है, आप सोशल नॉर्म कितना अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं, इमोशनल आप कितने अवेयरनेस हो। आज के टाइम में हमने ऑलरेडी देखा है जितने ज्यादा हम ग्रोथ करते जा रहे हैं और जितने ज्यादा हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम कहीं ना कहीं अलोन या लोनलीनेस फील करने लगे हैं।
जहां पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें दूसरों से सेटिस्फेक्शन चाहिए, कि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हम अपने ही सेल्फ अवेयरनेस में काम नहीं कर पाते हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें तो वैसे तो ईक्यू, आईक्यू, आईक्यू के अंदर पूरा ओवरऑल आपका आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल डन। Entrepreneurial competency, it means your leadership, initiative, risk taking ability, all these things come into this. मैंने कोशिश करी है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जितने कम से कम टाइम में, जितने समराइज वे में हो सकता है, वो कंप्लीट हो जाए। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं चैप्टर वाइज इसी तरीके से समराइज करके आपका अपलोड कर देती हूँ वीडियोस। एंड जो सेकंड टाइम में हम करेंगे उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है हम उसको ऑपरेट करेंगे चैप्टर वाइज, कि अब ये क्वेश्चंस है और एक में हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे।